स्वागत है एक नई वीडियो में। आज से इस वीडियो में हम इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यह इतिहास हम हमारी एमपीपीएससी प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। इतिहास को हम नए आयामों एवं पूरी गहराई के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारा मेंस का भी कवर होता चले। वीडियो स्लो हो सकता है तो आप मोबाइल में अपनी स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख लीजिएगा। समझते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री शब्द आप सभी को पता होगा किसने दिया है? हेरोडोटस ने। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है हेरोडोटस ने। हेरोडोटस कौन था? तो ईरान में एक वंश शासन कर रहा था जिसका नाम था हखामनी वंश। हखामनी वंश। हेरोडोटस इस वंश का दरबारी इतिहासकार था। हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया और हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग करने के कारण ही हेरोडोटस को इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का जनक या इतिहास का पिता कहा जाता है। तो ऐसा हमारे बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाते हैं कि इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया। कहाँ किया? तो अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास के जनक के रूप में आपको विभिन्न मत देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन नाम है वो याद रखिएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। किसी किसी पुस्तक में आपको वेदव्यास भी देखने को मिलता है। तो आप एग्जाम में देख लीजिए, क्वेश्चन में यदि दोनों आंसर आते हैं तो आप मेगास्थनीज को सही मानिएगा। यदि मेगास्थनीज नहीं आता है तो फिर आप वेदव्यास को सही मान सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं भारत के नामकरण के संदर्भ में कुछ फैक्ट कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। भारत के नामकरण में 3 नाम सबसे प्रचलित है, आप सभी जानते होंगे। एक है इंडिया, दूसरा है हिंदुस्तान और तीसरा है भारत। यहां हम देखेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया, हिंदुस्तान व भारत कैसे पड़ा। इंडिया के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत का नाम इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया किस प्रकार से पड़ा। तो हम देखते हैं इंडिया जो शब्द है यह ग्रीक भाषा का शब्द है और यह शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो यह शब्द दिया गया था यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा। यूनानी जब भारत में प्रवेश करते हैं तो यह उत्तर पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश करते हैं। अब याद रखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारा भारत देश का नक्शा है, लग नहीं रहा लेकिन है। तो जो भी विदेशी आक्रांताएं भारत में आएंगे वो इसी क्षेत्र से आएंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। और इस क्षेत्र से आने के कारण यहाँ पर पड़ती है सिंधु नदी और ये सिंधु नदी पार कर ही भारत में प्रवेश करेंगे। तो यूनानी जब भारत में प्रवेश करते हैं तो इन्होंने सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। इंडस या इंडोस। तथा इस नदी के आसपास वाले क्षेत्र को इंडिया कह दिया और इस प्रकार हमारे देश का एक नाम पड़ गया जिसका नाम था इंडिया। तो इंडिया शब्द किसने दिया? यूनानियों ने दिया। किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा था? तो इंडस नाम से पुकारा था और इसी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। अब हम देखते हैं हिंदुस्तान। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा? हिंदुस्तान शब्द को देखा जाए तो यह फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। यह शब्द किसके द्वारा दिया गया? यह नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह ईरानियों के द्वारा दिया गया। ईरानियों के द्वारा यह नाम दिया गया। जब ईरानी लोग भारत में प्रवेश करते हैं तो अभी सिंधु नदी को क्रॉस करेंगे, लेकिन इनकी ग्रामर थोड़ी अलग थी। यह जो स वर्ण होता है इसको स को ह कहते थे, ह से हल्का। तो ये जब सिंधु नदी को क्रॉस करती है, सिंधु नदी के आसपास आते हैं तो ये सिंधु को बोलते हैं हिंदू नदी और हिंदू नदी बोलने के कारण इसके आसपास के क्षेत्र को कह दिया जाता है हिंदुस्तान। ठीक है। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा? तो हिंदू नदी से पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि इनकी व्याकरण की मिस्टेक थी, ये स को ह पुकारते थे। तो हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार हमने देखा हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान कैसे पड़ा। अब हम देखते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हमारे देश का नाम भारत पढ़ने के संदर्भ में 2-3 मत प्रचलित है। कौन कौन से मत प्रचलित है हम देखते हैं। भारत के नामकरण के संदर्भ में 3 मत मुख्य रूप से प्रचलित है या 3 विचारधारा कह सकते हैं आप। पहला है जैन मत, जैन मत या जैन धर्म के अकॉर्डिंग, और दूसरा है हिंदू धर्म या ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार, हिंदू या ब्राह्मण ग्रंथ, और एक है वैदिक मत जो वैदिक काल से चला आ रहा है, वैदिक मत। अब एक एक करके हम इन मतों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे
ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र का नाम था भरत। तो कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और उनके पुत्र का नाम था भरत और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम हो गया भारत। हिंदू या ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? हिंदू या ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत। कहा जाता है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये भरत की कहानी आपने बचपन में अपने दादा दादी मम्मी पापा से सुनी होगी कि इन्होंने बचपन में बहुत बहादुर थे, तो शेर के दांत तक गिन दिए थे ऐसे मुंह खोल के, तो ये वही भरत है। बताया जाता है कि इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैदिक मत क्या है? वैदिक काल को हम आगे जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी गहराई से समझेंगे इसको। वैदिक मत अभी इतना जान लिया कि वैदिक काल में एक कबीला था विस्तु कबीला, विस्तु कबीला, इस कबीले का मुखिया था और उसका नाम था भरत। कहा जाता है कि उस कबीले के मुखिया का नाम भरत होने के कारण ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये हमारे भारत के नामकरण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, कुछ मत थे जो हम समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं कि इतिहास के कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया है। आपने सुना होगा आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक इत्यादि। तो हम देखते हैं कि जानने के स्रोत के आधार पर कि किन स्रोतों से या किन चीज़ों से पता चलता है कि इस कालखंड की है या उस कालखंड की है, ये जानने के लिए सबसे पहले हम कालखंड का विभाजन समझ लेते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। एक एक करके हम इन तीनों को समझते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो लिखित साक्ष्य नहीं है तो इसके जानने के स्रोत कौन कौन से भैया? तो इससे जानने के स्रोत है केवल और केवल पुरातात्विक शास्त्र या साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? मतलब पुरातात्विक साक्ष्य में इस समय के औजार आ जाएंगे, हथियार आ जाएंगे या बर्तन। क्षमा चाहते हैं, लाइट चली गई है, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, गांव पे सेटअप जमा हुआ थोड़ा। तो स्रोत में पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत औजार, हथियार, बर्तन इत्यादि आ जाते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल में हम किन्हें देखते हैं? तो इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, पाषाण काल। पाषाण काल, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि पाषाण काल को इतिहास के किस कालखंड के अंतर्गत रखा गया। तो पाषाण काल को रखा गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, क्योंकि इसका लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है। अब पाषाण काल को कुल मिलाकर बोलते हैं हम, जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल है उसे मिलाकर बोल देते हैं पाषाण काल। तो यह था प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। जानने के स्रोत क्या है? तो एकमात्र जानने के स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका लिखित विवरण उपलब्ध तो है, लिखित विवरण उपलब्ध तो है लेकिन उसका अध्ययन नहीं किया जा सका, अर्थात उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। तो ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसे जानने का पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि लिखित विवरण उपलब्ध है इसलिए यहाँ पर साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध होंगे। तो इसे जानने के दो स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल याद रखेंगे? तो इसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखेंगे। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके लिखित विवरण भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है, और ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसे जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऐतिहासिक काल को जानने के स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, साथ में साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। और इस समय ऐतिहासिक काल में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर विदेशी भारत में आने लग जाएंगे, और इस काल में हमें विदेशियों का विवरण भी देखने को मिलता है। विदेशियों का विवरण, आपने कई सारे विदेशी का नाम सुना होगा, हिंसांग, फाहियान, उन सबका विदेशियों का विवरण भी हमें मिलता है, जिससे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आइए थोड़ा सा जल्दी में समझ लेते हैं।
प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जानने के एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे औजार, हथियार, बर्तन इत्यादि, एग्जाम्पल पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? 2 स्रोत है, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। एग्जाम्पल है हड़प्पा सभ्यता। ऐतिहासिक कालखंड में ऐसा कालखंड जिसके लिखित विवरण उपलब्ध भी है और जिन्हें पढ़ा भी जा चुका है, तो ऐसे कालखंड को ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। जानने के स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों का विवरण। इसमें एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब हम समझते हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, ये जिन स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है कि ये शासक हुए थे, इन्होंने ये कार्य करवाए थे। तो आइए जानते हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य, दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य और तीसरा है विदेशियों का विवरण, जो कि हम अभी जस्ट हमने देखा। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे अभिलेख, जिन अभिलेखों से शासकों के निर्माण कार्य की जानकारी मिलती है, वो उनके शासनकाल और समयकाल की जानकारी मिलती है। सिक्के, कौन से शासक ने किस प्रकार के सिक्के चलाए, सोने के, तांबे के, मिनांडर वगैरह, ये इसमें हम पढ़ेंगे। मूर्तियों से भी हमें शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है कि इस समय इस प्रकार की शैली प्रचलित थी। चित्रकला से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और मृदभांड का शाब्दिक अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। आपने सुना होगा लाल काले मृदभांड, गुलाबी पालिश वाले या काले पालिश वाले मृदभांड, वो सभी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। साहित्यिक साक्ष्य से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य मतलब किसी एक पर्सन के द्वारा लिखा गया, मतलब लोकल जो व्यक्ति रहता है, एक व्यक्ति, उसके द्वारा लिखी पुस्तक जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, उसे ही लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया। दूसरा है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वो साहित्य होता है जो एक व्यक्ति के द्वारा लिखा नहीं जाता। जैसे इसमें एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, वेद, उपनिषद, अरण्यक, इनसे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि नहीं। जैसे ऋग्वेद में आप देखते हैं तो हमें ऋग्वेदिक कालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। विदेशियों का विवरण, विदेशियों के विवरण के अंतर्गत हमें 3 प्रकार के विदेशी यात्रियों को पढ़ना है। कौन कौन से? यूनानी में जैसे मेगास्थनीज वगैरह। चीनी लेखक में हेनसांग फाहियान वगैरह, इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरा है अरबी लेखक आप जानते होंगे, अल-बरूनी, फिरदौसी, यूत्ते, बैहकी इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम अभिलेख स्टार्ट करेंगे। अभिलेखों में भारत में पाए जाने वाले अभिलेख और भारत के बाहर पाए जाने वाले अभिलेख। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यदि 1 फैक्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वो यहीं से बनते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।